हेलो एवरीवन, मैं आनंद नागवंशी आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में स्वीकृति और संस्वीकृति को समझेंगे, इसके प्रोविजनों को पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन है। सबसे पहले स्वीकृति और संस्वीकृति को समझने से पहले आप समझ लीजिए कि स्टेटमेंट, स्वीकृति या संस्वीकृति एक स्टेटमेंट ही होता है और स्टेटमेंट में वो किसी बात को स्वीकार करते हैं। मान लीजिए कि वादी के ऊपर कोई वादी द्वारा प्लेंट के माध्यम से कोई सूट फाइल किया गया, प्रतिवादी ने उसे रिटन स्टेटमेंट में एक्सेप्ट कर लिया, तो इसे क्या कहा जाएगा कि इस कोई उस चीज़ किसी बात को स्वीकार करना, तो ये भी क्या होता है, एडमिशन होता है। इसी प्रकार से संस्वीकृति भी होती है। दोनों में क्या अंतर होता है, तो स्वीकृति अधिकतर सिविल मामलों में होती है, हालांकि आपराधिक मामलों में होती है लेकिन अधिकतर सिविल मामलों में होती है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो स्वीकृति में अपराध के बारे में स्वीकार करना पूर्ण रूप से कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, उसका मर्डर किया है, तो इस प्रकार से अपने अपराध की स्वीकृति जब की जाती है तो उसे स्वीकृति न कहकर आपराधिक मामले में कन्फेशन या संस्वीकृति कहा जाता है। और अपराध की स्वीकृति के अलावा और कोई चीज़ आपराधिक मामले में स्वीकार करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे अन्य तथ्यों की स्वीकृति कह सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि संस्वीकृति जो होती है मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायालय के सामने जब किया जाता है तो देखना होता है कि जो अपराधी अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है तो क्या वो सत्य है, किसी प्रकार का कोई दबाव धमकी तो नहीं है, तो सत्यता को देखा जाता है। क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है, यदि लगता है कि सत्य है और विश्वास किया जा सकता है तो ऐसे अपराध कन्फेशन माना जाएगा, जो अपराध की स्वीकृति कन्फेशन मानी जाएगी। इसके लिए कन्फेशन कैसे होगा, तो सीधे अपराध का कथन कि हाँ अपराध किया है, या हो सकता कि बहुत सारे उन सब तथ्यों की स्वीकृति हो जो किसी अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक होते हैं, तो वो कन्फेशन में आ जाएंगे। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में यदि देखा जाए तो स्वीकृति से संबंधित प्रोविजन धारा 15 से 21 में दिया गया है और साथ में 25 में विबंध से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से कन्फेशन जो संस्वीकृति है, संस्वीकृति लिखता कौन है, तो मजिस्ट्रेट लिखता है या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो सीआरपीसी में दिया गया 164 में, और उसी से रिलेटेड प्रोविजन 281 और 463 में दिया गया है। एविडेंस 2023 में कहाँ पे दिया गया है कन्फेशन, तो 22 से लेकर 24 तक कन्फेशन से संबंधित प्रोविजन किया गया है। पहले यह धारा ज़्यादा थी जिसे कि अब 22 से 24 में कर दिया गया है। स्वीकृति हो या संस्वीकृति हो, अर्थात एडमिशन हो या कन्फेशन हो, उसके क्या टाइप्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि स्वीकृति न्यायिक हो सकती है। न्यायिक का क्या अर्थ होता है, तो न्यायिक का अर्थ होता है कि न्यायालय के समक्ष किसी चीज़ को स्वीकार करना। जैसे कि वादी ने कोई बात लाया प्लेंट के माध्यम से, रिटन स्टेटमेंट में उसे स्वीकार कर लिया डिफेंडेंट ने, तो इसे क्या हुआ, न्यायालय के सामने, तो यह न्यायिक स्वीकृति हो गई। न्यायिकेतर या एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या होता है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल शब्द से ही पता चलता है कि न्यायालय के बाहर की गई स्वीकृति को न्यायिकेतर स्वीकृति कहा जाता है। न्यायिकेतर स्वीकृति, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने न्यायालय के बाहर ही कहा है कि हाँ मैंने संविदा किया है, या किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति करता है तो वो न्यायिकेतर स्वीकृति में जाती है। इसी प्रकार से आचरण द्वारा स्वीकृति जो होती है, सेक्शन 6 पढ़ेंगे तो उस पर प्रोविजन है। सेक्शन 6 का इलस्ट्रेशन जब जी पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा गया है, क्या बोलता है कि प्रश्न है कि क्या बी के प्रति ए 10,000 रुपये का देनदार है, क्या ए को 10,000 रुपये देना है। यह तथ्य कि ए ने सी से धन उधार मांगा और डी ने सी से ए की उपस्थिति में सर्वोच्चता में कहा कि मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम ए पर भरोसा ना करो क्योंकि वह बी के प्रति 10,000 रुपये का देनदार है, अर्थात उसकी बेइज्जती यहाँ पे हो गई, जो व्यक्ति उधार ले रहा था। अब क्या हुआ, वो व्यक्ति ए कोई उत्तर दिए बिना वहाँ से चला गया, तो ये क्या हो गया, उसका कंडक्ट यानी कि आचरण बताता है कि हाँ उसने उधार लिया है, तो इसे क्या कहेंगे, आचरण द्वारा स्वीकार कर लेना, यानी कि आचरण द्वारा स्वीकृति। इसी प्रकार से संस्वीकृति कितने प्रकार की होती है, तो हम मेनली 3 प्रकार देखते हैं कि न्यायालय के माध्यम से स्वीकृति स्वीकार करते हैं किसी चीज़ को, अपराध को स्वीकार करते हैं, तो वो ऐसी कन्फेशन कहलाती है, इसे कन्फेशन कहेंगे। और न्यायिक कन्फेशन कहाँ पे होती है, जुडिशियल कन्फेशन, तो सेक्शन 164 में कहा गया है, जो न्यायालय के समक्ष अभिलिखित की जाती है। इसी प्रकार से न्यायिकेतर संस्वीकृति, जिसे कि न्यायालय के बाहर किया जाने वाली संस्वीकृति होती है। मान लीजिए कि ए ने बी को मारा और बाहर आते हुए कहा कि आज तो काम तमाम कर दिया, झगड़ा ही खत्म हो गया हमेशा का, इस बात को किसी ने सुन लिया, तो यह क्या हो गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल, न्यायालय के बाहर की गई कन्फेशन मानी जाएगी। और इसी प्रकार से मुकरी हुई संस्वीकृति, जैसे रिट्रैक्टेड
कहा जाता है संस्वीकृति या मुकरी हुई, मतलब कि अपनी पहले कोई बात को स्वीकार करना फिर उस बात से मुकर जाना, तो इसे मुकरी हुई संस्वीकृति कहेंगे। और मुकरी हुई संस्वीकृति की क्या वैल्यू होती है, तो विश्वसनीय होने पर साक्षिक मूल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी वही वैल्यू होती है। इसी प्रकार से पूरन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1963 के मामले में कहा गया कि जब मुकरी हुई संस्वीकृति है जिसमें सतर्कता के साथ हो और प्रज्ञा के साथ की गई हो तो साक्षिक मूल पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वीकृति की परिभाषा हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 में किया गया है। पहले यह 17 में था जिसे अब 15 में कर दिया गया है। हालांकि अंदर के प्रोविजन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, कंटेंट ये लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ना और ये कंटेंट को देख लेना। कोई कथन किया जाना चाहिए। अब कथन कैसा हो सकता है, या तो मौखिक बोलकर या लिखा हुआ यानी दस्तावेजी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में होना चाहिए। और ऐसा कथन जो किया गया है सजेशन देता हो विवादक तथ्य के बारे में या सुसंगत तथ्य के बारे में। क्या सजेशन देता है, तो यह किसी भी व्यक्ति द्वारा तथा किन्हीं भी परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो कहाँ पे दिए गए हैं ये व्यक्ति, तो ये व्यक्ति बाद में दिए गए हैं 15 धारा के बाद में, जो इस धारा के बाद में बताई गई है। तो कहाँ से कहाँ तक, 16 से 24, धारा 25, ये इसी से संबंधित है। अब जो स्वीकृति होती है, अभी हम स्वीकृति पढ़ रहे हैं, तो स्वीकृति कितने लोग कर सकते हैं, तो टोटल हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 7 व्यक्ति जिनकी स्वीकृति को सुसंगत माना गया है। तो धारा 16 में 5 व्यक्ति दिए गए हैं, धारा 17 में 1 व्यक्ति है और धारा 18 में 1 व्यक्ति है। तो 5 + 1 + 1 = 7 हो गया। तो इस प्रकार से 7 व्यक्ति होते हैं। अब धारा 16 में कितने व्यक्ति हैं, तो पक्षकार कोई स्वीकृति कर सकता है, पक्षकार का एजेंट भी स्वीकृति कर सकता है, पक्षकारों के प्रतिनिधि स्वीकृति कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसका कार्रवाई की विषय वस्तु में हित हो, संपत्ति के रूप में, धन के रूप में, वो भी अगर किसी चीज़ को एडमिट करता है, स्वीकार करता है, तो वो भी स्वीकृति मानी जाएगी। और 5वां है ऐसे व्यक्ति जिससे हित पक्षकारों को मिला हो, जब ये कोई बात को स्वीकार करता है तो वो भी स्वीकृति मानी जाती है। यहाँ पे कार्यवाही का पक्षकार में से किसी ने भी कहा कि हाँ हमारे बीच में संविदा थी, हाँ मुझे 10,000 रुपये देना था, इस प्रकार से किसी बात को स्वीकार कर रहा है। प्लेंट में कोई बात कही गई, उस बात को आपने स्वीकार कर लिया, तो ये चीज़ें कार्यवाही के पक्षकार ने स्वीकार किया तो स्वीकृति होगी। इसी प्रकार से ये सभी लोग करेंगे तो स्वीकृति मानी जाएगी। अच्छा, धारा 17 में क्या दिया गया है, तो धारा 17 में दिया गया है कि जिनको लेकर विवाद हुआ हो, जिनको लेकर विवाद होता है वो स्वीकार करेंगे तो वो स्वीकृति भी सुसंगत मानी जाती है। मान लीजिए कि ए अभिकर्ता है, बी क्या है, मालिक है, और मालिक का एक घर है जिस पर सी किराएदार है यानी कि टेनेंट है। अब यहाँ पे मालिक के लिए एजेंट पैसा इकट्ठा करता है, किराएदारी लेता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि ए ने पैसा नहीं लिया, बी बोलता कि आपने पैसा किराया क्यों नहीं लिया, तो बी के ऊपर बाद लाता है, बी ए के ऊपर बाद लाता है। अब यहाँ पे ए यानी कि एजेंट मना करता है कि किराएदार के द्वारा कोई पैसा दे है, इस चीज़ से मना कर रहा है। अब इसमें जो इसको लेकर विवाद हुआ कौन है, वो किराएदार। अगर किराएदार कहता है कि बी को भाटक देना है तो इसे क्या माना जाएगा, एडमिशन माना जाएगा और स्वीकार हो जाएगा। और ए अगर कहता है कि नहीं उसके द्वारा कोई दे नहीं है तो वो ए के विरुद्ध में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति को लेकर विवाद होता है उस व्यक्ति द्वारा किसी बात को स्वीकार कर दिया जाता है तो उसकी स्वीकृति सुसंगत मानी जाती है धारा 17 में। इसी प्रकार से धारा 18 क्या कहती है, धारा 18 में कहा गया है कि बाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्ति, निर्दिष्ट मतलब रेफरी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्ति अगर कोई बात कहेगा तो उसकी बात मानी जाएगी। आपने देखा होगा क्रिकेट में ना रेफरी होता है, जो बोलता है आउट तो आउट मानना पड़ता है, 6 बोलता है 6, या चौका हुआ तो चौका, उसकी बात को मानना पड़ता है। तो रेफरी जब दोनों पक्षकार ने नियुक्त किए हैं तो उसकी बात को मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से मान लो कि ए घोड़ा बेच रहा है, बी खरीद रहा है। अब घोड़ा अच्छा है ये प्रश्न उठा है। अब विक्रेता कहता है ए ने बी को घोड़ा बेच दिया। अब बी पूछता है कि क्या घोड़ा अच्छा है, तो ए कहता है कि भाई साहब आप ना सी से जाके पूछ लो, सी जो बोलेगा वो बात सही है। तो रेफरी कौन हो गया, सी, रेफर किया है ना मामला, तो सी जो भी बात कहेगा सी की कथन की स्वीकृति सुसंगत मानी जाएगी और स्वीकार होगी। तो इस प्रकार से 7 व्यक्तियों की स्वीकृति हमने पढ़ लिया है। अच्छा, इसका साक्षिक मूल्य क्या होता है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, यानी कि निश्चयक सबूत नहीं होता, किंतु विबंध के रूप में कार्य करता है। ये बात कहाँ बोली गई है, सेक्शन 25 में बोली गई है। अच्छा, स्वीकृति का अर्थ क्या हुआ, जैसे किसी ने बोल लिया कि हाँ हम स्वीकार करते हैं कि हमें 10,000 रुपये की देनदारी है, तो अब बाद में आपके ही खिलाफ वो काम करेगी कि आपको 10,000 रुपये देना है, आपने क्योंकि स्वीकार कर चुके हैं। तो यहाँ पे 19 बोलता है कि स्वीकृति उन्हें करने वाले के विरुद्ध साक्ष्य होता है
और स्वीकृतियां उन्हें करने वाले या हित प्रतिनिधि के विरुद्ध में होती है। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी स्वीकृति करेगा तो वो स्वीकृति उसी के खिलाफ में कार्य करेगी। इसके कुछ अपवाद भी हैं और उस कुछ अपवादिक परिस्थितियों में वो क्या करती है, स्वयं के विरुद्ध नहीं होती बल्कि स्वयं के पक्ष में काम करती है। तो इसके लिए क्या क्या दिया गया, तो सेक्शन 19 में देखेंगे तो पहला बोलता है मृत्युकालीन कथन। जो न्यू लॉ है उसमें धारा 26 में मृत्युकालीन कथन दिया गया है। तो मृत्युकालीन कथन के रूप में हो तो वो भी क्या होता है, खुद के फेवर में काम करता है। जब किसी व्यक्ति ने कुछ कहा और व्यक्ति मर गया तो वो मृत्युकालीन कथन के रूप में काम करेगा, तो उसके फेवर में काम करेगा। जैसे कि आर वर्सेस फोस्टर का मामला था जिसमें एक गाड़ी ने उसे ठोककर भाग गई थी और एक व्यक्ति वहाँ पास में आया और उसने भी देखा कोई गाड़ी भाग रही है और उसमें व्यक्ति ने भी कहा, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता कि उस गाड़ी ने मारा, तो इस प्रकार उसकी स्वीकृति को सुसंगत माना गया था। यदि वो व्यक्ति नहीं मरता तो क्या होता, संपुष्टिकरण में आके कार्य आता, उसकी के पक्ष में कार्य करती, या मृत्युकालीन कथन है तो उसके पक्ष में कार्य करेगी। इस प्रकार मन की या शरीर की दशा जो सेक्शन 12 में दी गई है उसमें आती है तो उसके फेवर में काम करेगी। वो बताएगा कि जब अपराध हुआ था और उसको चोट पहुंची थी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी या शरीर में जो पीड़ा थी उसके कारण उसका हाव भाव बदल गया था। तो इस प्रकार की कोई भी स्वीकृति वो करता है तो वो भी सुसंगत होती है और उसी के फेवर में कार्य करेगी। तो ये बात कहाँ पर लिखा गया, सेक्शन 12 में कहा गया है। इसी प्रकार से बोला गया कि किसी अन्य सिद्धांत में सुसंगत तथ्य है तो वो भी सुसंगत माना जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। मान लीजिए कि ए किसी दुर्घटना में जख्मी है, वो बी को दुर्घटना का कारण बताता है कि दुर्घटना कैसे हुई थी। अब पीड़ित व्यक्ति का या उसकी ओर से जो बात कही गई उसको साबित किया जा सकता है कि क्योंकि वो दुर्घटना का भाग है, इसलिए ऐसी अन्य सिद्धांत में अगर सुसंगत है तो वो भी स्वीकृति मानी जाती है और स्वीकार्य। और आपको ये भी पता होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये कहा गया है कि कोई दस्तावेज है तो दस्तावेज के बारे में दस्तावेज ही देना है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सेक्शन 20 में कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ, पहले तो क्या कहा गया है कि दस्तावेज के बारे में आप वही चीज़ दीजिए जो लिखा हुआ है, लेकिन मौखिक स्वीकृतियाँ भी दे सकते हैं। कब, जब जहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए वो हकदार हो या फिर जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट असली होना ही क्वेश्चन उठ गया कि क्या ये डॉक्यूमेंट असली है, तब वहाँ पर ओरल एडमिशन होता है और वो सुसंगत माना जाता है। इसी प्रकार से सेक्शन 21 में आएंगे। 21 में क्या कहा गया है, सिविल मामले में स्वीकृतियां सुसंगत होती है और कब सुसंगत होती है, जब और कब नहीं होगी सुसंगत। तो ये बात याद रखना है, यदि अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि साक्ष्य नहीं दिया जाएगा तब वहां पे साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन, ऐसी परिस्थितियों में जिससे यह न्यायालय अनुमान कर सके कि परस्पर दोनों सहमत हो गए हैं कि साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो वहां पे भी सिविल मामले में स्वीकृतियां नहीं होंगी, साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, तब स्वीकृति सुसंगत नहीं होंगी, अदरवाइज स्वीकृति सुसंगत होती है। यह लिखा हुआ है, सिविल मामले में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि और वह अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो या कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, सुसंगत नहीं होगी, अदरवाइज सुसंगत होती है। यहाँ पे क्या कहा गया है स्पष्टीकरण में कि इस धारा की कोई भी बात किसी अधिवक्ता को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं की जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए 132 की धारा उपधारा 1 और 2 के अधीन उसे विवश किया जा सकता था। तो वहाँ पर यहाँ पे अधिवक्ता को भी रोका गया है। आप प्रोविजन पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम संस्वीकृति संबंधित प्रोविजन पढ़ेंगे, लेकिन संस्वीकृति से संबंधित प्रोविजन पढ़ने से पहले, संस्वीकृति का मतलब क्या होता है कि किसी अपराध हुआ और उस अपराध को आपने स्वीकार कर लिया, स्पष्ट रूप से और पूरी तरीके से स्वीकार किया है, तो वो क्या कहलाता है, संस्वीकृति। इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला था जिसे क्या कहते हैं, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 का ये केस था। इस केस को पढ़ते हैं, इसमें भी संस्वीकृति संबंधित प्रावधान है। पाकला नारायण स्वामी पर चार्ज लगा था मृत्यु कारित करने का। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि कुरी नकाराजू नाम के एक व्यक्ति थे, इनने उधार पैसे दिए थे, ठीक है। तो कुछ 3000 रुपये हुआ था और ब्याज हुआ था जो चुकाना था पाकला नारायण स्वामी की पत्नी को। पाकला नारायण थे पति और वाइफ थी उनकी, तो पत्नी को चुकाना था। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि इनको एक पत्र आया कि आप आइए, पैसे लेने के लिए बुलाया गया। पत्र में पत्नी ने भी पत्र पढ़ा, पति ने पत्र पढ़ा। जब वो नकाराजू ने अपनी पत्नी को जाते समय बताया कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, और पता चला कि वो वापस ही नहीं आया। पता चला फिर बाद में कि 2 दिन बाद ट्रेन में एक बॉक्स में टुकड़े थे, 6-7 टुकड़ों में कोई मिला है। और जब पत्नी ने पता किया, जाकर देखा, तो वहाँ पे पता चला कि ये तो वही है। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, पाकला नारायण स्वामी पर
सूट फाइल किया गया। अब यहाँ पे ये हुआ था कि पैसे लेने जा रहा हूँ ये कहा था, तो इस कथन को क्या डाइन डिक्लेरेशन मानेंगे? तो न्यायालय ने इसे डाइन डिक्लेरेशन तो माना, लेकिन दूसरा शब्द जो नकराजू आए थे पैसे लेने, इस बात को किसने स्वीकार किया था? पाकला नारायण ने। तो क्या पाकला नारायण का ये कहना कि हाँ ये मेरे पास पैसे लेने आया था, तो क्या ये अपराध की स्वीकृति कर रहा है? नहीं, ये अपराध की स्वीकृति नहीं कर रहा, केवल इतना बता रहा है कि वहाँ पे नकराजू पैसे लेने आया था। तो लॉर्ड एटकिन ने इसे क्या माना? संस्वीकृति नहीं माना था, क्योंकि संस्वीकृति क्या होती है? अपराध की स्वीकृति होती है, जबकि नकराजू ने अपराध तो स्वीकार ही नहीं किया था। तो संस्वीकृति में अपराध की जो स्वीकृति होती कैसी होनी चाहिए? पूर्ण रूप से होनी चाहिए कि हाँ अपराध किया है, तथा स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे स्पष्ट नहीं थी, इसलिए संस्वीकृति नहीं माना गया। तो ये संस्वीकृति का एक महत्वपूर्ण मामला है प्रिवी काउंसिल का। इसी प्रकार दूसरा मामला है पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य, भारत का है, AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें हुआ क्या था? पलविंदर कौर कौन है? पत्नी है। पत्नी पर चार्ज लगा अपने पति को हत्या करने की, तो इसे क्या माना गया? न्यायालय ने संस्वीकृति नहीं माना था। आइए हम मैटर समझते हैं। संस्वीकृति नहीं माना था, ये न्यायालय का जजमेंट था, उसे याद रखिएगा। इसमें मैटर में हुआ क्या था कि पति पेंटिंग किया करता था, जिस केमिकल से पेंटिंग किया करते थे वह बहुत जहरीला था। एक बार बीमार हो गए और दवा की शीशी उसी जगह पर गलती से पत्नी ने रख दिया जहाँ केमिकल रखा हुआ था, और पति ने भी गलती से दवा लेने की जगह केमिकल को पी लिया, और केमिकल था बहुत जहरीला, जिसमें मृत्यु हो गई। पत्नी को डर लगा कि ये क्या हो गया, और उन्होंने लाश को किसी की मदद से कुएं में फेंक दिया। और बाद में पता चला, उनका जब ट्रायल हुआ, इनके पति जो मरा हुआ व्यक्ति उसके पापा ने जब सूट फाइल किया, यानी कि ससुर जी ने, तो पता चला कि 2 महीने बाद जब ढूंढा गया, उनसे बातचीत पता चला, तो 2 महीने बाद शरीर कुएं में मिला। और कुएं में जब मिला तो डॉक्टर ने परीक्षा किया, तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि मृत्यु इंटेंशन से किसी ने किया था या नेचुरल तरीके से हुई है। अब यहाँ पर पत्नी ने कोई कथन किया, और पत्नी ने आधा कथन क्या किया? ऐसा कथन किया जिससे वो फंस रही थी, और आधा कथन था बरी हो रही थी। उसने कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं मारा, और ये इंटेंशन नहीं था। और IPC की धारा 300 में क्या लिखा गया था कि जब भी किसी इंटेंशन से मारा जाएगा, ये विल इंटेंशन होगा, तभी वो अपराध कहेगा। तो ये तो आया नहीं उस पर। तो यहाँ पे न्यायालय कहता है कि अंशतः फंसाने वाले और अंशतः स्वीकार करने वाला है, वहाँ पे दोषमुक्त करने वाला कथन दोनों हैं। तो क्या किया जाए? तो न्यायालय ने फंसाने वाले भाग को स्वीकार किया और हत्या का दोषी ठहरा दिया, और बाकी भाग जो दोष मुक्ति कर रहा था उस पर विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मामले को पलटते हुए कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय को नहीं माना, और कथन किया कि पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए किसी भी चीज को, या पूर्ण रूप से अस्वीकार करना चाहिए। आप उतना हिस्सा जिसमें दोष सिद्धि हो रहा उसी से आप दंड नहीं दे सकते। हाँ, ये लेकिन अगर अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध हैं जिससे संपुष्टि हो रही है अपराध की, तब वहां पे दंड दिया जा सकता है। तो ये कौन सा मामला था? परविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य का मामला, जो भारत का मामला है। लेकिन आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के विचारों में परिवर्तन आया। इसमें एक केस था निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1959 सुप्रीम कोर्ट का मामला था। निशिकांत झा पर आरोप लगा था कि मित्र की हत्या किया है। असल में ये ट्रेन में जा रहे थे, और इसने क्या क्या निशिकांत झा ने जब आरोप लगा तो 2 बातें कहा था। उसे समझने से पहले हम समझते हैं कि क्या क्या हुआ था। एक ट्रेन में ये दोनों लोग जा रहे थे, मित्र थे, निशिकांत भी उसमें से था, और उनके बीच में झगड़ा हुआ था। और असल में जिस दिन वो व्यक्ति की झगड़ा में उसके मित्र की निशिकांत के मित्र की मृत्यु हो गई थी, और इसी समय जब जिस स्टेशन पर हत्या हुई थी उसी के पास में नदी पे कपड़े धोते हुए ये मित्र यानी कि निशिकांत पकड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे इसने 2 बातें कहा कि गाड़ी में झगड़ा हुआ ट्रेन में, और मित्र को बचाने के कारण खून लग गया इसलिए धुल रहा था। और दूसरा कंडीशन में एक और बात कहा कि एक चरवाहा था, उससे झगड़ा हो गया और गाय उसके पास थी, उसने टक्कर मार दी जिससे खून लग गया कपड़े पे। ठीक है, अब ये सारी बातें हुई, और उसका कहना साथ में उसके पास में क्या क्या बरामद हुआ? खून वाले कपड़े, कागज था उसमें भी खून लगा हुआ था, बुक वगैरह, चाकू बरामद हुआ जिन पर खून था। तो हाई कोर्ट ने तो उसे कहा कि भैया इस पर 2 बातें कहा है इसने, जिसमें एक पर बोला बचाने की बात और दूसरा बोल रहा है टक्कर, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बाकी सबूत भी तो देखो, खून, कपड़े, कागज, चाकू। तो इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि इसको दोषी पाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा यहाँ पे इस मामले में? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संस्वीकृति इसने किया, 2 बातें कहा है, अब उससे तो कन्फ्यूजन हो रहा है, दोषी और दोष मुक्ति दोनों की बातें हो रही है, लेकिन बाकी जो साक्ष्य हैं उससे संपुष्टि भी तो हो रही है।
तो न्यायालय ने उसे दोषी पाया और न्यायालय ने भी इस हाईकोर्ट के मामले को बरकरार रखा, निर्णय को। और किसी कथन का एक भाग पर यकीन करना तथा बाकी को रद्द कर देने में कुछ भी गलत नहीं है, ये माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया। और इस प्रकार से इसमें बाकी साक्ष्य को देखकर दोषी पाया गया और दंड दिया गया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई स्वीकृति होती है तो दबाव के, किसी प्रकार के धमकी के, प्रपीड़न के या कोई प्रॉमिस करवा के कर लिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी प्रोविजन को हमारे पहले पुराने अधिनियम में प्रोविजन किया गया था, जिसे बदलकर अब सेक्शन 22 में आ गया है। पहले कहाँ था? 24 में, कि उत्प्रेरणा हुई है, धमकी हुई है तो आप जो भी बात कहेंगे कन्फेशन नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात 28 में पहले कहा गया था कि उत्प्रेरणा धमकी दूर हो गई है तो वो अब बात कहेगा तो कन्फेशन माना जाएगा। लेकिन अब पूरी धाराओं को 22 में ला दिया गया है, 28 को भी यहीं पे आ गई है। क्या कहा गया कि उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में विसंगत कब होगी? तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं विसंगत होने के कब कारण होते हैं। पॉइंट को याद रखेंगे। इंड्यूसमेंट किया गया, उत्प्रेरणा मिली हो या धमकी देकर उससे संस्वीकृति कराई होगी, ये कोर्ट में जाकर स्वीकार कर लेना, तो इस प्रकार से धमकी देना, प्रपीड़न या फिर प्रॉमिस करके, और ये सब किसने किया है? उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या पूर्व प्रॉमिस, तो ये सब किया है प्राधिकार व्यक्ति द्वारा। न्यायालय को लग रहा है कि इस प्रकार से हुई है तो न्यायालय इसे स्वीकार नहीं करेगा, यानी कि इर्रिलेवेंट मान लिया जाएगा, मामले से जुड़ा हुआ नहीं। लेकिन परंतु इसका क्या बोलता धारा 22 का कि अगर जो धमकी, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्सन, प्रॉमिस दिया गया है उसका इफेक्ट दूर हो गया है और दूर होने के बाद में अगर आप दे रहे हैं तो प्रोविजन 1 बोलता है सुसंगत होगा। इसी प्रकार से प्रोवाइजो 2 बोलता है कि विसंगत नहीं है परिस्थितियां। कब? जब जैसे कि इसे विसंगत नहीं माना जाएगा। कैसे? यदि गुप्त रखने का वचन दिया कि हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, भाई तुम मुझे बता दे तो क्या बात है, और कोई अपराध के बारे में वो स्वीकार कर लेता है, तो यहाँ पे केवल गुप्त रखने का बोला था और उसने बता दिया तो भी वो फंसेगा। अभियुक्त व्यक्ति से की गई है कोई प्रवंचना, मतलब कोई झूठ बोल दिया गया और उसने कोई सच बात बता दिया, तो यहाँ पे भी फंस जाएगा कौन? अभियुक्त। मान लीजिए ड्रंकनेस में था और ड्रंकनेस में आपने कोई बात पूछ ली है, उसने स्वीकार कर लिया, तो ये बात भी स्वीकार कर ली जाएगी और सुसंगत मानी जाएगी, इर्रिलेवेंट नहीं होगी, रिलेवेंट मानी जाएंगी। उसके बाद में 4th है कि प्रश्न किया आपने और प्रश्न में उसने उत्तर दे दिया और जरूरी नहीं था उसका उत्तर देने के लिए, वो बाध्य नहीं था, ना जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं था उसे देना, फिर भी दे दिया तो वहाँ पे फंस जाएगा। उसे चेतावनी नहीं दी गई थी कि तू फंस सकता है और उसने कोई बात स्वीकार कर लिया, तो इस पॉइंट में भी वो फंस जाएगा। तो ये सारे आधार हैं फंसाने के, इसमें फंस जाएगा और ये सारे आधार हैं जिसमें कि सुसंगत नहीं माना गया है, इर्रिलेवेंट माना गया है। सेक्शन कौन सी है? 22। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी ने कहा कि अपनी आत्मा को और पापी मत बनाओ, सच बता दो जो अपराध किया है, और उसने सच बता दिया। किसी प्रकार का दबाव नहीं था ना, धमकी नहीं थी ना, उससे यहाँ पे अपराध में फंस जाएगा वो। मान लो किसी मंदिर में भगवान के सामने बोल जो बात सत्य है वो, और उसने स्वीकार कर ली कि हाँ मैंने किसी को मारा है किसी को, तो ये बात अपराध की स्वीकृति करने पर वो फंस जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से सेक्शन हम 23 पढ़ेंगे और सेक्शन 23 किससे संबंधित है? पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति। पहले ये धारा 25-26 में था, पुलिस अधिकारी से की गई या पुलिस अभिरक्षा में की गई, अब कहाँ पे आ गया है? धारा 23 में आ गया। सारे प्रोविजन यहाँ पे कर दिए गए हैं इकट्ठे। तो क्या क्या यहाँ पे पुलिस अधिकारी से जब भी कोई कन्फेशन करता है तो अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है, क्योंकि पुलिस अधिकारी का नेचर ही ऐसा होता है, वो धमका कर भी किसी से स्वीकार करवा सकती है, उसके नेचर को देखकर ये बात प्रोविजन किया गया है। इसी प्रकार पुलिस कस्टडी का क्या अर्थ होता है? तो पुलिस ने आपको हथकड़ी लेगा कर कहीं ले जा रही है, या पुलिस के कंट्रोल में आपको कहीं लेके गाड़ी में जा रही है, या मान लीजिए कि पुलिस गाड़ी में बैठी है और आप होटल में खाना खा रहे हैं, पुलिस बाहर का कंट्रोल है और आपने होटल में किसी को बोल दिया कि मैंने अपराध किया है, तो ये होता है पुलिस कस्टडी में कहना। जरूरी नहीं है कि पुलिस बिल्कुल सामने खड़ी हो, पुलिस अगर के कंट्रोल में आप हैं, जैसे पुलिस बाहर खड़ी, आप अस्पताल के अंदर डॉक्टर से कहते हैं कि मैंने अपराध किया है, तो ये भी पुलिस कस्टडी में किया गया है, इसलिए साबित नहीं किया जा सकता है अभियुक्त के विरुद्ध में। यानी कि और लेकिन यदि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, पुलिस भी है और मजिस्ट्रेट भी है और उसकी उपस्थिति में आप कह रहे हो, तो वो उसके विरुद्ध काम करेगी और संस्वीकृति मानी जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो फैक्ट की धारा 27 थी पुराने में, अब यहाँ पे वो तथ्य के बारे में परंतुक में दे दिया है धारा 23 के। क्या कहता है कि किसी तथ्य के बारे में पता चला हो, जैसे कि अभियुक्त से जो भी किया गया अभिरक्षा में कहा गया कोई भी कथन उसके विरुद्ध में काम नहीं करेगा। लेकिन मान लो किसी ने कहा कि मैंने किसी को मारा और हथियार वहाँ छुपाया है, तो हथियार वहाँ छुपाया है ये कथन और हथियार का वहाँ मिलना, ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये उसके खिलाफ में
माना जाएगा और उसके खिलाफ में साबित किया जा सकता है। ठीक है। उदाहरण के लिए पुलिस अभिरक्षा में आवश्यक नहीं है कि पुलिस आपके समक्ष खड़ी हो। तो पुलिस अभिरक्षा का अर्थ होता है कि पुलिस आपके बाहर भी हो, कंट्रोल थोड़ा दूरी में हो, तो भी वो पुलिस अभिरक्षा मानी जाएगी। अब ये हमने जो एग्जाम्पल बताया था कि अभियुक्त ने डॉक्टर से कहा कि मैंने हत्या की है। अब पुलिस हॉस्पिटल के बाहर पुलिस खड़ी है, तो ये भी अभिरक्षा ही माना जाएगा। इस बात को याद रखना आप प्रिय। संस्वीकृति अभिरक्षा में या जो न्यायालय के बाहर स्वीकृति होती है, संस्वीकृति होती है, उसके बारे में हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मान लीजिए कि ए है, ए ने बी की हत्या कर दी और ए अपने मित्र सी के साथ में बैठा हुआ है। ए ने बी की हत्या की है और ए हत्या के बाद में सी के साथ बैठा है। सी को डाउट था, तो एकांत में पूछा उसने, मित्र ने, कि बताओ भाई, क्या तुमने बी की हत्या की है? पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब उसने भगवान की कसम खिलाई उसको और कहा और खुद भी खाई कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि किसी से नहीं कहूँगा, जो भी तुम सत्य बताओगे मेरे तक ही बात सीमित रहेगी। इस बात में विश्वास, सी की बात में विश्वास करके मित्र ए ने बता दिया कि मैंने बी की हत्या की थी। अब ए ने क्या किया? न्यायालय के बाहर स्वीकृति, तो इसे क्या बोलेंगे? न्याय की उत्तर संस्वीकृति। तो ए ने मित्र से संस्वीकृति की है, ये ग्राह्य मानी जाएगी। कहाँ पे मानी जाएगी? तो सेक्शन 22 में ग्राह्य मानी जाएगी। इसी प्रकार अपन संस्वीकृति का एक और पढ़ेंगे, को अक्यूज्ड या सह अभियुक्त, जो सेक्शन 24 में दिया गया। पहले कहाँ था? ये धारा 30 में था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 24 में आ गया है। क्या होता है? दो अपराधी हैं या दो से ज़्यादा हैं, एक साथ अपराध किया है और एक ही संव्यवहार में अपराध किया है। अब दोनों का विचारण एक साथ हो रहा है, यानी कि जॉइंट ट्रायल होना चाहिए। जब दोनों का जॉइंट ट्रायल हो रहा है और उसी अपराध का उसी संव्यवहार में उन्होंने किया है या अलग अलग कार्य किया हो लेकिन एक साथ किया है ना, तो माना जाएगा कि वो को अक्यूज्ड हैं। और जब उनका एक साथ विचारण हो रहा है और एक द्वारा दी गई संस्वीकृति एक अपराधी ने दूसरे के खिलाफ में दिया है, तो उसके विरुद्ध भी उसे साबित किया जा सकता है। ये बात 24 में कहा गया है। ठीक है। यहाँ पर स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अपराध में क्या आएगा? तो अपराध का अबेटमेंट करना, दो लोग हैं, एक ने अबेटमेंट किया, दूसरे ने कर दिया, तो ये अबेटमेंट करना या प्रयत्न करना, ये दोनों भी अपराध में आएगा। और मान लीजिए कि एक साथ में विचारण हो रहा है, 4 लोग थे, 3 लोग तो हैं, अभी एक भगोड़ा है, मिल नहीं रहा है, या आईपीसी जो अपना भारतीय न्याय संहिता है उसमें धारा 84 में उद्घोषणा का है, पालन करने में असफल रहने वाला व्यक्ति है, इन लोगों का संयुक्त विचारण किया जा रहा है, तो माना जाएगा कि ये भी सह अभियुक्त हैं। अब इस बात को भी, ये हमारा प्रोविजन हो गया 24। सह अभियुक्त और सह अपराधी दोनों अलग अलग बातें हैं, याद रखिएगा, दोनों में अंतर है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सह अभियुक्त दिया, को अक्यूज्ड सेक्शन 24 में दिया गया है, एक साथ विचारण हो रहा है उनका और उनमें एक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ अपराध में फंसा रहा है और उनके खिलाफ में सबूत माना जाएगा और दोनों फंसेंगे उसमें। लेकिन यहाँ पे सह अपराधी में एक अलग कंडीशन होती है, ये सेक्शन 138 में दी गई है। और सह अपराधी सक्षम साक्षी होता है, और याद रखिएगा सक्षम साक्षी, साक्षी का मतलब होता है अपराधी नहीं, तो अपराधी से विटनेस बनने की प्रोसेस है सह अपराधी। इसे हम अच्छे से लेक्चर में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दिया है। आप इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से सिंपल लॉ क्लास से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और आप कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है, ताकि हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो ये आपकी ये जिम्मेदारी होती है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।